आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। एक बार फिर से मध्य पूर्व जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि यह जंग है और इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे। शनिवार को हमास ने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म अभियान छेड़ते हुए ताबड़तोड़ हजारों रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर दाग दिए थे और साथ ही साथ जमीन से, समुंदर से और हवाई मार्ग से इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही इजराइल के अंदर और हमास के बीच में संघर्ष दोनों तरफ से जो तेजी के साथ चल रहा है, उसमें 600 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। हमास के हमले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2000 लोग इजराइल में बुरी तरह घायल हैं, जबकि कईयों का यानी बड़ी संख्या में लोगों का अपहरण हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, हमास के जो जंगजू हैं, उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया है, उनका अपहरण कर लिया है। इसके अलावा इजराइल के जवाबी हमले में अब तक 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं और आईडीएफ ने जो दावा किया है 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आईडीएफ ने बात कही है। जो इजरायली सेना की एक एजेंसी है, उसने इस बात का ऐलान किया है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से घायल हैं। ताजा स्थिति के मुताबिक हमास लड़ाकों ने कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों को गाजा पट्टी और दक्षिणी इजराइल में बंधक बना लिया है, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल बराबर कोशिशें कर रहा है। अंधाधुंध फिलिस्तीन के ऊपर यानी गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 17 ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर्स पर हवाई हमले करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा लेबनान से रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने भी कुछ ठिकानों पर बमबारी की है। यानी अब इस लड़ाई में हिजबुल्लाह की भी लेबनान से एंट्री हो चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में हुए हमले को एक आतंकवादी हमला करार दिया है और उस पर दुख जताते हुए कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और जो लोग इसमें मारे गए हैं, जो लोग इसमें घायल हैं, उनके प्रति उसकी संवेदनाएं हैं और उसे वो व्यक्त करता है। लेकिन ये जो अल अक्सा स्टॉर्म करके नाम दिया गया है, इसमें साफ तौर पर हमास की तरफ से यह कहा गया है एनफ इज एनफ, यानी बहुत हो चुका और अब इसे किसी कीमत पर आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानवता की बात करने वाली दुनिया कहीं ना कहीं उसका दोगला चेहरा यहां पर आकर के उजागर होता है। अगर यूक्रेन में किसी तरह का कोई जंग होती है और रशिया की तरफ से बमबारी होती है, तो वही यूरोप, वही अमेरिका खड़ा होकर के यूक्रेन के लिए हमदर्दी जताता है और बताता है कि ये कमजोर है, इनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यानी 1946 जब इजराइल एक तरह से उस वक्त पैदा हुआ था, उस वक्त से अब तक बराबर इजराइल की जो फिलिस्तीनी इलाकों में घुसपैठ है, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और शायद यही वो चीजें थी जिसको अरब दुनिया भी बार बार कह रही थी कि इस चीज पे लगाम लगाया जाए, दो स्टेट की पॉलिसी को अपनाया जाए। अगर इजराइल को दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिलिस्तीन को भी एक स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, न कि जो भी इलाके और बचे हैं उस पर जिस तरह से इजराइल कब्जा कर रहा है। आने वाले दिनों में इस तरह के दिन देखने को मिल सकते हैं और ऐसा ही हुआ है जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं। तो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पूर्व राज्यसभा सांसद, मुस्लिम बुद्धिजीवी के तौर पर बड़ा चेहरा जो है जाना जाता है, मोहम्मद अदीब, वो इस वक्त हमारे साथ है। अदीब साहब, भारत के रुख को देखा जाए, जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से साफ तौर पर यह कहा है कि इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है और हमास के जो लोग हैं उनको मिलिटेंट और एक तरह से उन्हें टेररिस्ट करार देते हुए कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? और जो हमास ने ये कहा है एनफ इज एनफ, क्या ये माना जाए कि अब बहुत हो चुका, शायद हम किसी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए अंदर साहब, मैं इसमें आपको थोड़ा सा तफसील बताना चाहता हूँ।
प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है ये हैरत अंगेज है। उसकी वजह यह है कि ये हमारा बदनसीबी से जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तारीख का अंदाजा नहीं है और वो वाकिफ नहीं है इस पूरी तारीख से। आपने सन 46 का जिक्र किया, ये लड़ाई 100 साल पुरानी है। आपको याद होगा कि कैंटोमन अंपायर जो उस्मानी सल्तनत थी, उस वक्त ये कोशिश की गई यहूदियों की तरफ से कि हमें एक फिलिस्तीन के अंदर एक हिस्सा दे दो। ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था, जो ये आज का फिलिस्तीन नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन में गोलान हाइट भी है और वो पूरा लेबनान और पूरा खित्ता जो है ये फिलिस्तीन का है। तो उस वक्त जो सुल्तान अब्दुल हमीद से यहूदियों ने मांगा था कि हम आपको इसके अवध में जितना पैसा चाहे दे देंगे, उन्होंने ये हुक्म किया कि भाई मैं आपको जहां चाहे पूरी अंपायर में आप रहें, आप बराबर के सिटीजन होंगे, मुल्क के अंदर मुल्क नहीं इजाजत हम देंगे। और लेकिन इसके बाद 2000 जो पहली जंग अजीम हुई, उसमें बरतानिया ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया यहूदियों के साथ और ये कहा कि हम तुमको अगर हम जीत गए तो नतीजा ये हुआ कि यहूदियों ने उनकी बड़ी मदद करी और ये कुछ हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 2022 में जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई, तो इनको बरतानिया को कस्टोडियन बनाया गया और ये कहा गया कि आप इसको रखें एज ए यूनिट पूरी बना के और फिर तय होगा। लेकिन 46 में उन्होंने ये अख्तियार अपना पूरा यहूदियों के हवाले कर दिया। अब इसमें साजिशें बहुत अरब लोगों की भी थी, लेकिन बदनसीबी यह है कि ये पूरे का पूरा खित्ता जो है ये पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्पिरेसी थी। इसके बाद सन 67 में जब, क्योंकि उधर मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर ने कोशिश की कुछ लड़ाई करें, लेकिन उन्होंने इसको अरब लड़ाई के लिए के नाम से लड़ाई लड़ी, उसमें शिकस्त हो गई 67 में और ये पूरा इलाका छिन गया इनके हाथ से। लेकिन एक कुछ दिनों के बाद 80s में यासिर अनवर सादात वहां सदर बने। उससे पहले यह था कि इसराइल की अलग स्टेट बनने के लिए अंदर साहब गोल्डा मेयर जो बाद में वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी, वो अमेरिका गई थी यहूदियों से मिलने के, हमें पैसे दो हम असलहा खरीदेंगे। और वहां उनको पैसे रकम नहीं दी गई। अमेरिका के यहूदियों ने कहा कि नहीं भाई, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि आप एक अलग ले जाएं। बहरकैफ जब गोल्डा मेयर प्राइम मिनिस्टर बनी तो अनवर सादात यरूशलेम पहुंच गए, वहां तल अवीव पहुंच गए और कहा भाई आओ नेगोशिएट कर लें। उस वक्त जो कार्टर थे, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिम्मी वो भी कार्टर। चक्कर में पड़ गए कि भाई ये तो निगोशिएशन कर रहे हैं, ये जंग तो करना नहीं चाहते हैं और फिलिस्तीनी सब तैयार हैं। उस वक्त इन्होंने क्या हरकत की कि पहला मौका था कि वहां गोल्डा मेयर को दबना पड़ा और जिमी कार्टर को इलेक्शन हारना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। तो यहूदी लॉबी इतनी मजबूत है अमेरिका में जो पूरी दुनिया पे काबिज है। वहां के बाद जब वो हार गए, अनवर सादात का कत्ल हुआ। हुसैनी मुबारक उनके बगल में नायब सदर थे, बैठे हुए थे, उनके एक गोली नहीं लगी, एक छर्रा भी नहीं लगा। और वो 20-22 साल 25 साल तक अमेरिका की मदद करते रहे और इस तरह से ये फिलिस्तीनी लोग अपनी ही जमीन पे अलग होते चले गए। जॉर्डन के दादा, वो जो किंग हुसैन है उनके दादा, उन्हीं की भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, तो वो भी उनके साथ नहीं रहे। लेकिन हकीकत ये है कि आप चौथी नस्ल है जिसकी जमीन छीन ली गई और उस जमीन को छीनने के बाद अब मस्जिद अक्सा में जो हरकतें होना शुरू हुई और अब फिलिस्तीन ने मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया। और अरब वर्ल्ड का जो रवैया था उसने उन लोगों को मजबूर किया, जो वो कहते हैं कि एनफ इज एनफ, वो उनकी मजबूरी है, उन्हें मालूम है कि वो खुदकशी करने जा रहे हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं उस जज्बे को और अफसोस करते हैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को और जो लोग उसकी हिमायत में
सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मुझे हैरत होती है उस मुल्क में, जिस मुल्क को सबसे पहले हिंदुस्तान ने रिकॉग्नाइज किया, जिस मुल्क में गांधी ने अपनी सनद लगाई, जिस मुल्क के लिए कांग्रेस ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने एलानिया कहा कि ये मजलूम है, इनका हक छीना गया है, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने ही प्राइम मिनिस्टर ही ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जाके, ये नहीं कि इसराइल की हिमायत कर रहा हो, वो फिलिस्तीनियों को और उनके हुकूक को मानने वालों को आतंकवादी बता रहा है। ये मेंटल सिचुएशन इस मुल्क की है। लेकिन एक बात मुझे आप बताऊं कि अगर हिंदुस्तान ये समझ रहा है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए कि आज सऊदी अरेबिया अमेरिका का बिल्कुल करीबी है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी अब मुसीबत में ये आ गया है कि वो अपनी आवाम को देखे, अपनी कौम को देखे या अमेरिका को देखे। सिवाय यूएई के और बहरीन, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कतर ने, कुवैत ने, यमन ने, हर जगह इस्लामिक वर्ल्ड में और ईरान में तो जश्न हो रहा है। और ईरान वो मुल्क है जो पहले दिन से, खोमेनी साहब के आने के बाद से, ईरान की सोच जो थी वो फिलिस्तीनियों के साथ ऐसी जबरदस्त हुई कि आज उनकी पार्लियामेंट में पूरा जश्न मनाया गया। और लेकिन हिंदुस्तान को क्या मिलने वाला है मुझे नहीं मालूम है। इसके पीछे एक दो कॉन्स्पिरेसी और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। असल में चाइना ने जब मिडिल ईस्ट में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करी है, जब से वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका को बड़ी फिक्र हो गई हम्म। कि ये कैसे अंदर आ रहे हैं, उन्होंने अभी चंद साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया बेल्ट एंड रोड के नाम से, हम्म। कि वो चाइना से एक रोड बनेगी जो पूरे मिडिल ईस्ट से होती हुई पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दिल्ली तक आएगी। और वो एक कॉरिडोर होगा जहां बिजनेस प्रमोट होगी। इसके ऊपर 60-70 मुल्कों ने मुआहदा किया। तो यूरोप को और अमेरिका को लगा कि इकोनॉमिकली, कि दुनिया में सियासत तो अब सिर्फ पैसे की होती है कि इकोनॉमी कौन बढ़ा रहा है, बिल्कुल। उसमें हिंदुस्तान शरीक नहीं हुआ। लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उस मीटिंग में वहां था, चाइना में और बीजिंग में, और वहां मैंने देखा कि 60-70 मुल्क ने इश्तिराक किया था। अमेरिका को जब ये फिक्र हुई तो उन्होंने G20 का सहारा लेकर हिंदुस्तान को कहा कि आप होस्ट हैं। और हिंदुस्तान ने बहुत ऐसी गर्मजोशी से और ऐसे एहतमाम से ऐलान किया कि वहां से एक ही ऐलान हुआ कि हम एक कॉरिडोर अपना अलग बनाएंगे। और हम्म। वो कॉरिडोर है, वो सऊदी अरेबिया से होता हुआ, इसराइल से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। हम्म। ये उनका था। और उसी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका में एक ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया हम्म। कि भाई आप ये इसराइल के साथ मुआहदा कर लीजिए, तो हम ये कॉरिडोर बना लें। और जिसके लिए हिंदुस्तान बहुत पेश पेश था कि हमने वो चाइना का कॉरिडोर छोड़कर ये जो अमेरिका और यूरोप का कॉरिडोर है उसको अपनाएंगे, उससे बिजनेस बनाएंगे। हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। वो बिल्कुल रोड बाय रोड था, हम्म। लेकिन इसमें कुछ समंदर भी है, कुछ ये भी है। अब सऊदी अरेबिया ने चंद दिन पहले एक जुमला कहा कि हमारे ताल्लुकात इसराइल से बहुत जल्दी होने वाले हैं। हम्म। इसके नजरिए में ये जो अटैक हुआ है, इसमें मेरा कुछ अपना ख्याल है कि यहाँ की भी कुछ सियासत थी। वो तैयारी तो बराबर कर रहे थे, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया हमास ने या फिलिस्तीन ने। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब सऊदी अरेबिया किस हद तक आगे जाएगा इसराइल से मुआहदा करने, ये एक सोच की बात है। हम्म। और जो हम अपने यहाँ बगले बजा रहे थे कि हमने चाइना का कॉरिडोर छोड़ दिया है और हम एक अपना कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया मेन पार्ट होगा। हम्म। आज सऊदी अरेबिया के लिए ये मसला खड़ा हो गया है और अमेरिका के लिए ये मसला खड़ा हो गया है कि आज वो मुल्क उनका, और वो पाला हुआ वो जानवर कि जिसको कोई काट ही नहीं सकता था,
चंद निहत्थे या बिल्कुल मामूली असलहे के साथ उस मुल्क में घुस गए और चंद घंटों में उन्होंने वो दिखाया जो सन 67 की लड़ाई में इसराइल ने अरबों के साथ किया था। हम्म। उनके पास असलहे थे, हवाई जहाज थे। ये तो ये तो अपने बलून के जरिए जा रहे हैं और अपने, यानी कोई असलहा पैराग्ला नहीं है। पैराग्लाइडिंग का जी, सहारा लिया गया। जी, कमाल की बात है, ये हैरत अंगेज बात है, पूरी दुनिया इसमें चौंक गई है। हम्म। अब इस वाकये के बाद ये कॉरिडोर जिसका बड़ा जश्न हमने T20 में, G20 में यहाँ देखा था, उसका क्या होने वाला है? यानी सरहद को तोड़ने एक के लिए ऐसी ये अभी तक, एक अगर ऐसी अगर मुट्ठी देखा में जाए, बंदी है। लेकिन सरहद को तोड़ने लेकिन के लिए और जो बैरिकेड्स जी, इजराइल ने चारों तरफ नहीं, अब देखिए के ना, लगा रखे हैं। अब 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 ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसे वक्त में वो दूसरी मजलूमों को आतंकवादी कहकर वो कितना अपना असर रसूख डालेंगे उस इलाके में, मिडिल ईस्ट में, जहां से आप कॉरिडोर निकाल रहे हैं। हम्म। ये कमलक्कली की निशानी है। हम्म। अगर हिंदुस्तान को चाहिए था तो वो कम से कम न्यूट्रल हो जाते, ये कहते हैं कि भाई जैसे बहुत से मुल्क कर रहे हैं नहीं, कि भाई हालांकि लड़ाई इससे बंद कर दीजिए, इससे लड़ाई पहले आप बंद कर देखिए, दीजिए। इससे लेकिन पहले ये तो अमेरिका के जूते चाटने के चक्कर में ये भी भूल गए कि ये जो पूरा इतना बड़ा जश्न मनाया है इन्होंने कि हम एक नया कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, और जो चाइना का कॉरिडोर है वो बिल्कुल हमने मुस्तरद कर दिया है। इनको ये बयान देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। अब जो लोग सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं उनसे कैसे कोई बताएगा हम्म। कि ये नस्ल चौथी नस्ल है जिसकी अपनी जमीन छीन ली गई, जिसके अपने ठिकाने छीन लिए गए, जो बैरकों में रहे, जो आज मुस्तक किसी के कहाँ कभी पानी काट दिया जाता है, कभी बिजली काट दी जाती है, इस दौर में वो रहते हैं और बर्दाश्त करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो हुक्मा मुख्तलिफ अरब ममालिक के हैं वो अमेरिका की गोद में जाके ऐसे बैठ गए हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है, इसलिए कि आज जिसको फिलिस्तीनियों को ये कहा जाता था कि ये तो जब चाहो जाके दो लपड़ दो हाथ मार दो, वो खड़े रहेंगे। और ये हर जुमे को, हर वक्त आपको पता ही है, पिछले कई महीनों से हर जुमे को मस्जिद अक्सा में जाके बेरहमती और बदतमीजी और मार और पीट, औरतों के साथ जलालत करना, ये सब कर रहे थे। इनको भी अब सोचना पड़ेगा। और हम्म। तीसरी जो एक सबसे बड़ी बात हुई है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इसराइल के हैं वो वैसे ही ऑक्सीजन पे चल रहे थे, उनके ऊपर हंगामे चल रहे थे। अब इस जंग के बाद हम्म। वो प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? हम्म। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप दुनिया के में ये क्लेम करते थे और दुनिया ये कहती थी कि डिफेंस सिस्टम जो इनके सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, वो तो एक परिंदे को भी नहीं आने दे सकता, इसके ऊपर बड़ा गुरूर था। वहां 5,000 रॉकेट पहुंच गए और इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो ये एक सवाल है जो यहूदी, इसराइली का यहूदी जो है, बल्कि दुनिया का यहूदी, वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से पूछेगा। तो ये इनका भी काम हो चुका है। हम्म। अब इनके पास सिर्फ एक चारा रहा है कि ये कत्ल गारतगरी करें, और जो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये करेंगे कि वो जो हमास में बिल्डिंगें हैं वो गिरा देंगे, जो मजलूम है बेगोच चढ़ा देंगे। लेकिन वो फाइटर, और बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ जो मैंने रिसोर्सेज से देखा कि दे आर हार्डली 1,000 फाइटर्स हैं उनके पास, 1,000 फाइटर। और वो जब ये निकल पड़े हैं इस पे, तो तारीख ये लिखी जाएगी कि ये इस वक्त की सबसे बहादुर कौम थी, या मजबूरी समझे आप कि वो इतनी तकलीफ उठाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। तो बहुत से सवाल आज उठ रहे हैं। बिल्कुल। पहली चीज ये कि इसराइल की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, वापस नहीं आएगी चाहे कोई कुछ कर ले, ये होने जा रहा है। ये पहली चीज है। हम्म। दूसरी बात यह है कि जो ये कॉरिडोर बना रहे थे और जिसमें सऊदी अरेबिया को पेश किया गया था, और कि साहब सऊदी अरेबिया कुछ ऐसा मामला बनाएगा इसराइल के यहूदियों के साथ कि वहां कॉरिडोर निकल जाएगा और फायदा यूरोप को होगा। हम्म। तो यूरोप जो बगले बजा रहा था कि हम हिंदुस्तान से लेके वहां तक
अपनी सारी चीजें पहुंचाएंगे और तिजारत बढ़ाएंगे, आज उनके लिए भी मसला खड़ा हो गया है। हम्म, और तीसरा मसला यह है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आजादी के बाद पहली बार, बल्कि आजादी से पहले गांधी जी के वक्त से, हम्म, पॉलिसी को यू टर्न इस अंदाज में किया कि जिनको आप ये कहते थे ये मजलूम हैं, उनको आपने आतंकवादी का नाम दे दिया। हम्म। ये एक अंदाजा बड़ी हो तब्दीली। सकता है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर किस सोच का या किस कम अकल का आदमी है। या तो उसे तारीख नहीं मालूम है, या तो वो चाहता नहीं है कि कोई भी ऐसा शख्स जो मुसलमान कहलाता हो किसी दुनिया किसी खत्ते में, उसके साथ अगर जुल्म हो तो हमें खुशी होगी। हम्म, मैं ये समझता हूं कि ये लड़ाई ये मुमकिन है, और ये होगा भी, कि गाजा शायद एक खंडहर बन जाएगा। हम्म। वो बन लेकिन चुका, वो पहले से मुमकिन बना है हुआ। इसलिए कि उनके पास सब सन कुछ है, वो आप मारेंगे, अजीज आप ये करेंगे। देखिए ना, सन लेकिन 2002 से वो ओपन जेल के तौर पे है। जी, न वहां पानी जा सकता है, न दवाएं जा नहीं सकती कुछ हैं, नहीं। न वो बिजली है। जो जॉर्डन, उनके उनकी सप्लाई लाइन सिर्फ जॉर्डन के थ्रू ही हो सकती है। जी, वहां पर वो बादशाह बैठे हुए हैं। हम्म, मिस्र से हो सकती है, मिस्र बैठा हुआ है। हम्म, लेकिन मैंने आज अभी एक न्यूज देखी कि इन मुल्कों में भी अब मुसीबत आने वाली है। हम्म, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा CNN पे, हम्म, वहां दो यहूदी टूरिस्ट को हम्म, सऊदी पुलिस ने गोली मार दी है। हम्म, क्या इंडिकेट करता है? हुकूमत जो है वो तो इसराइल के साथ है, हम्म, और वहां की आवाम वहां के सऊदी यहूदी को भी, यानी टूरिस्ट को भी बर्दाश्त नहीं कर रही। हम्म, तो वहां पर भी अब कुछ बेचैनी होगी। हम्म, जॉर्डन के बादशाह के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम्म, क्योंकि ये जो यहाँ हमास के लोग यहाँ से हटेंगे, हम्म। जो बेचारे घर गए हैं, ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, दुनिया दो हिस्सों में इस वक्त बटी हुई है। एक तरफ देखा जी, जाए पूरा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सारा इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जी, ज्यादातर अरब ममालिक जो हैं, और खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड, चाहे वो ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये हमास के समर्थन में इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ दो भारत भारत इस्लामिक का मुल्कों अपना में। एक रुख हुआ करता था, कि जिसका जी, आपने जिक्र किया, भारत के जो है अभी G20 का आपने जिक्र किया, कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, वन अर्थ वन फैमिली का एक नारा दिया गया था G20 में। तो ये जो मजलूमों की बात हमेशा से भारत करता आया, और अब जो रुख देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये एक इस पे भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने फैसले पे क्या पलट रहा है। मैंने आप सर्च किया ना कि ये पहली बार ऐसा इन्होंने किया है। कई हम्म, बार ऐसा हुआ है कि पिछले इनकी हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस के दौर में नहीं था हम्म, और वाजपेयी जी के दौर में भी नहीं था, इनके दौर में ये हुआ कि इन्होंने कई बार वॉकआउट कर लिया, न्यूट्रल हो गए। हम्म, अगर इनके समझ होती तो ये यही करते। हम्म, लेकिन ये तो पार्टी बन गए अमेरिका के साथ। हम्म, एक चीज आपको मैं बताऊं कि मैं जो एनालिसिस करता हूं, हम्म, कि ये बिल्कुल हकीकत है कि ये ये गाजा को बिल्कुल निस्फ नाबूद कर देंगे। हम्म, लेकिन ये जो आवाज उठी है और लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई है कि इसराइल को हम शिकस्त दे सकते हैं, हम्म। जो एक खौफ था कि इसराइल को हम शिकस्त दे ही नहीं सकते, ये चिंगारी जो उठी है, ये सारे इस्लामिक वर्ल्ड में तो फैलेगी ही। जो दूसरे दुनिया के यूरोप के मुल्क हैं, हम्म, उनको भी इस बात का एहसास हो चला है, हम्म। और हो जाएगा, कि आप इनको इतना कमजोर या लाइटली नहीं ले। नहीं तो क्या आप सिर्फ दो मानते हैं, मुल्क, ये क्या अभी आप तक के मान अंदाजा ये हुआ इस्लामिक वर्ल्ड में, हाँ, दो मुल्क ऐसे हैं हम्म, जिन्होंने खामोशी, या एक इस यूएई हम्म, और एक बहरीन। हम्म, यहाँ तक कि टर्की ने अभी कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया ऑफिशियली, हम्म, लेकिन वहां जिस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं हम्म, और लोग सड़कों पे आ गए हैं फिलिस्तीन की हिमायत में, हम्म, तैयब अर्दगान के लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। हम्म, तो जो इस वक्त हाकिम वक्त बड़ी पोजीशन में है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे तुर्की हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ईरान
वहां की आवाम और वहां की सरकार खुलेआम फिलिस्तीन के साथ है। और मुल्कों में अगर हुकूमत साथ खुल के नहीं आ रही है तो अवाम पूरी तरीके से निकल गई अच्छा, है। एक आखिरी तो सवाल कम अवाम शब्दों के में, खिलाफ एक जी आखिरी सवाल बहुत ही कम शब्दों में, आखिरी सवाल, चूंकि समय खत्म हो गया है। हम आपसे ये जानना जी चाहते हैं कि क्या ये मामला जो फिलिस्तीन मध्य पूर्व का है किसी नतीजे पे पहुंचता हुआ आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो टू नेशन थ्योरी वाली बात है जो सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया था कि अगर इजराइल है तो फिलिस्तीन को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, हम उस तरफ बढ़ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तो ये समझता हूं कि अमेरिका ने अभी ये कहा कि हम उनके पीछे बराबर खड़े हैं, और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, और बरतानिया ने भी कहा है, फ्रांस ने भी कहा है। लेकिन उन सबको इस बात का तो एहसास हो चुका है ना कि ये ममालिक, मिसाल के तौर पर तुर्की और सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों पर भी अगर प्रेशर पड़ता रहा और इनकी भी मदाखलत शुरू हुई तो फिर दुनिया में अजाब आएगा। इसलिए अब एक तो सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने काफी बड़ी तादाद में इनके लोगों को कैदी बना लिया है। उसमें बहुत से सीनियर ऑफिसर भी हैं फौज के। कोई निगोशिएशन की टेबल आएगी, उस वक्त आएगी जब तक कि ये गाजा को निस्फ नाबूद कर देंगे, उस वक्त आएगी। लेकिन ये जो आग बड़ी लगी है, ये बहुत कुछ दिखाएगी जरूर। ठीक है और अधीर मैं साहब। समझता हूँ कि इसका सलूशन जो, देखिए हमेशा तो लड़ाई हो नहीं अधीर सकती, साहब, समय समय लेकिन अगर खत्म ये हो गया, लड़ाई समय खत्म हो गया है, चूंकि समय की मजबूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।